Hello friends, welcome back to CUT Safar BHU. We are yet here again with another series of most expected questions for BHU B.Ed, CUT B.Ed, NCERT B.Ed and UP B.Ed. हम लोगों ने इस जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसमें आपके लिए इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और NEP से रिलेटेड जो करंट में चल रहा है उन सब के लिए क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, ATM का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आजकल फ्रेंड्स इतना तेजी से इवॉल्विंग पैटर्न है एग्जामिनेशंस का कि यू नेवर नो, किसी को पता नहीं है कि आपसे क्या पूछ लिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो नॉलेज बेस है उसको बहुत वाइड रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सेकंड नंबर पे आता है पिन। पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान बना था उसमें कई प्रकार की मेजर कमेटीज़ और माइनर कमेटीज़ बनाई गई थी। उसमें से एक मेजर कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। कह सकते हैं कि संविधान बैठक में जितनी भी कमेटियाँ थी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई कमेटी थी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इनके चेयरमैन कौन थे? क्या वो अंबेडकर थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद जी थे? क्या वो नेहरू थे या बोस थे? तो फ्रेंड्स, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन थे वो अंबेडकर साहब थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नेहरू जी की जहाँ तक बात करें तो नेहरू जी, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहाँ भी किसी भी कमेटी के नाम के आगे अगर स्टेट्स लगा हुआ है तो उसके हेड जो थे वो नेहरू जी थे। बोस जी की बात करें तो बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था कांग्रेस पार्टी से टूट करके। उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी का भी इन्होंने स्थापना करा था। जहाँ तक बात है राजेंद्र प्रसाद की, तो ये जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ये प्रेसिडेंट थे। ओवरऑल प्रेसिडेंट जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं एक रीजनिंग के क्वेश्चन पे। 1, 8, 27, 64। 1 को देखेंगे तो ये 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। तो इसके बाद नेचुरली यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाएगा, और 5 का क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। तो आंसर विल बी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही फेमस टर्म है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? फ्रेंड्स, ऐसा स्टेट किसी भी कंट्री में जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर महंगाई दर बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, सो इसमें क्या बन जाएगा? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो ये हो जाता है हाई इन्फ्लेशन प्लस लो एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए जो कंबाइंड टर्म बनता है वो स्टैगफ्लेशन बनता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? हाई इन्फ्लेशन प्लस लो एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, हमारे कंट्री में RBI और सरकार दोनों मिलकर के ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो स्टैगफ्लेशन ना आने दें, और उन्होंने बहुत हद तक स्टैगफ्लेशन हमारे कंट्री में नहीं आने दिया है। पर जहाँ तक हम लोग बात करें कई अफ्रीकन कंट्रीज़ की, लाइक जिम्बाब्वे हो गया, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक वेनेजुएला हो गया, अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में जैसे श्रीलंका हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे स्टैगफ्लेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। वहाँ पे कोई नई बात नहीं है स्टैगफ्लेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है और ख़ासकर जो गवर्नमेंट है, उनकी जो ऐसी पॉलिसीज़ थी, पीपल प्लीजिंग पॉलिसी या फिर रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उन्होंने स्टैगफ्लेशन को उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा पुश कर दिया। तो फ्रेंड्स, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और लोगों के पास कमाने के लिए पैसा ना हो, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए।
2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस या मिलेट्स। तो फ्रेंड्स 2023 जैसे यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर रखा है, अनाउंस कर रखा है, तो 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है? क्या वो यूएस है, क्या वो यूके है, क्या वो जापान है, क्या वो रशिया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का जो हेनले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेनले पासपोर्ट जो है ये एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनाता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के पासपोर्ट का रेटिंग दिया रहता है। तो इसमें जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का है। और पूछ लेगा इंडिया का क्या नंबर है, तो इंडिया जो है वो 85वें नंबर पे है। करंट जो स्टेटस है वो इंडिया 85वें नंबर पर है पासपोर्ट के मामले में। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोआगुलेशन, जैसे कहीं आपको कट लग जाता है या फिर कहीं आपकी ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप देखेंगे वो 2 से 7 मिनट के बीच में अपने आप से थक्का बन जाता है वहाँ पे, और वो जो ब्लड बह रहा था बाहर वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थक्का बन जाता है। उसके लिए एक विटामिन की ज़रूरत होती है। वो कौन सा विटामिन है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन बी है या विटामिन सी है? तो फ्रेंड्स ब्लड को क्लॉट करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। कौन सी? विटामिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, फ्रेंड्स हम सबको पता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में रहती है, स्ट्रेटोस्फियर में बेस्ड है, वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसकी मोटाई नापने के लिए या इसका विड्थ नापने के लिए एक हम लोग मापक का एक स्केल का यूज़ करते हैं, उसे डॉप्सन कहते हैं, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में ओजोन को नापा जाता है। और फ्रेंड्स ओजोन रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि डिप्लीट हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इससे ब्लड कैंसर्स हो सकता है और कई ढेर टाइप के म्यूटेशन हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो इनकमिंग यूवी रेस को रोक लेती है वहीं पे, और वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो हमारी स्किन या फिर किसी बॉडी पार्ट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होने लगे, वो यूवी रेस हमारे स्किन सेल से कम्युनिकेट करने लगे, तो ये इसके पास आयनाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है, इसमें ये चेंजेस ला देती है, केमिकल चेंज लाती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है और इसकी वजह से कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूवी रेज में भी कई प्रकार की यूवी रेज होती है, यूवी ए होता है, बी होता है, और भी अलग अलग टाइप की रेज होती हैं। तो इसमें सबसे खतरनाक यूवी जो पाई जाती है वो यूवी बी होता है, और ओजोन जो होता है इसी यूवी बी रेज को ब्लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, मेन आंसर यूवी बी हो जाएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में बेस है? तो फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स का एक पूरा लेयर पाया जाता है 2 प्लैनेट्स के बीच में। ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? तो ये है मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। जहाँ तक मार्स की बात करें तो मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। जहाँ तक जुपिटर की बात करें तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट है, और उसका एक सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड जिसका जो जुपिटर का सैटेलाइट है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है। तो फ्रेंड 2 चीज़ यहाँ पे, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट भी है, और इसका एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? गैनीमेड, वो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट भी है। तो 2 चीज़ें आपको जुपिटर से याद रखनी है। होस्ट कंट्री और G20 समिट। फ्रेंड्स G20 समिट 2023 में कौन होस्ट कर रहा है? तो ये बहुत ही करंट अफेयर्स में ये बना हुआ है, और इसकी पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री और एक ओवरऑल एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी के लिए और अपनी प्रबुद्धता के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट है, और इस बार इसे होस्ट करने का चांस हमारे प्यारे भारत को मिला है। तो होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट इज इंडिया। NEP 2020 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स
NEP 2020 बहुत उम्मीद है कि इस साल से लागू हो जाए और ये रेगुलरली न्यूज़ में बना हुआ है। तो किसी भी एग्ज़ाम में, नॉट ओनली बीएड, किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एजुकेशन के मामले में बहुत साल बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 1986 के बाद अब आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी नए पॉलिसी को पढ़ना, और दूसरा इसलिए क्योंकि इस साल से ही बहुत उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो दो चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NEP 2020 जो है ये श्रीमान कस्तूरी रंजन कमिटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। NEP 2020 कस्तूरी रंजन कमिटी के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। अब फ्रेंड्स, जहाँ तक एक बात है कि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि BHU BEd का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आइए, और जो है NCERT BEd का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए, UP BEd का। फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ एक जगह बिजी हो गए थे, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इस बात की परवाह नहीं है। हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको करवाएंगे, BHU BEd का करवाएंगे, UP BEd का करवाएंगे, CUET BEd का भी क्वेश्चन पेपर ले आएंगे। क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा बिजी चल रहे थे, इसलिए वीडियोस थोड़े लेट में आ रहे थे। पर फ्रेंड्स, आगे से वी प्रॉमिस कि वीडियोस रेगुलरली आएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, नए वीडियोस आते रहेंगे, और न्यू अपडेट्स कोई भी होगी तो वी विल कीप इन टच। थैंक यू फ्रेंड्स।